Hey guys, do subscribe our YouTube channel and press the bell button to never miss any update from Radio Udan. जय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम एक मुलाकात में हम हर बार आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलाते हैं, उनकी एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं और उनकी लाइफ से आपको हम रूबरू करवाते हैं ताकि आपको इंस्पिरेशन मिले और आप भी उस फील्ड में जा सकें और आपको मालूम हो कि किस तरह का स्ट्रगल इन्होंने किया है और उससे आपको प्रेरणा मिल सके। आज के जो हमारे मेहमान हैं बहुत खास है, उनसे हम डिटेल्ड बात करेंगे। 1980 में इन्होंने एमएससी, एमटेक और पीएचडी की उसके बाद, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च भी की, आईआईटी में, फिर बाद में ये प्रोफेसर भी रहे। और उस टाइम पे आपको मालूम है कि जो एक्सेसिबल मटेरियल बहुत कम होता था, खास तौर पे इन्होंने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हैं, फिजिक्स में इन्होंने अपनी एजुकेशन को परस्यू किया है। तो कितना मुश्किल था, कितने चैलेंजेस थे। आज के टाइम पर भी बहुत सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो इन सब्जेक्ट्स को नहीं लेते हैं। आज के टाइम पे कुछ हमारे जो यंगस्टर्स हैं इस फील्ड में आना शुरू हुए हैं, लेकिन जो संख्या है आज भी ना के बराबर है। उस टाइम पे तमाम चैलेंजेस को पार करते हुए इन्होंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की, प्रोफेसर भी रहे और फिर अपना एक इंस्टीट्यूट भी चलाया जहां इन्होंने 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी। बंसल ट्यूटोरियल के नाम से इनके इंस्टीट्यूट का नाम था। अब इन्होंने रिसेंटली पिछले कई सालों में ये सोचा कि क्यों विजुअली इम्पेयर्ड मैथ, साइंस और इंजीनियर में अपने करियर को परस्यू नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने उसके लिए मोर्चा संभाला, तमाम स्कूल्स में लेक्चर देने शुरू किए और अपने यूट्यूब चैनल जो कि है टीके बंसल, उस पर 200 से ज्यादा वीडियो अपलोड की। जो बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग में परस्यू करना चाहते हैं, उनको गाइड करने के लिए। बंसल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मिस्टर दानिश एंड नमस्कार टू एवरीवन एंड एवरी लिसनर ऑफ रेडियो उड़ान। जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी लाइफ की, आज हम बात करेंगे उसके ऊपर। सबसे पहले तो हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं। दानिश जी, मैंने एक्चुअली आई एम बोर्न इन द ईयर 1957, 1957 में पैदा हुआ। पटियाला का रहने वाला हूँ, पंजाब से, और बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ क्योंकि मेरे फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ाई करते गए और बीएससी किया, एमएससी किया और बीच में थोड़ा जॉब भी, पढ़ाई छोड़ के जॉब भी करना पड़ा क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल सिचुएशन था ऐसा। तो स्टेट बैंक को पटियाला में जॉब किया मैंने, लेकिन बिकॉज ऑफ माई आई साइट मेरे को वहाँ पे काम नहीं हो पाता था, तो मैंने फिर वहाँ से दोबारा से जॉब छोड़ के फिर आईआईटी दिल्ली में एमटेक के लिए ज्वाइन किया। इनफैक्ट मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मेरी आई साइट ख़राब ना होती तो शायद मैं बैंक से ही मैनेजर रिटायर होता, लेकिन क्योंकि आई सेट अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने पढ़ाई आगे की और एमटेक भी किया, पीएचडी भी किया, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में गया। और नॉट ओनली दैट, इवन आईआईटी दिल्ली से भी मैंने एमटेक जो किया, आई वाज फर्स्ट इन माय क्लास। मैं बाकी बच्चों को भी पढ़ाता था, खुद तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन बच्चों की हेल्प करता था, स्टूडेंट्स की, क्लासमेट्स की, और उसी से सारा कुछ सीख जाता था और उसी से क्लास में फर्स्ट आता था। जी डॉक्टर साहब, बिगिनिंग में ही आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है, इसके बारे में बात करना चाहूंगा। आपने कहा कि आई साइट कम होने के कारण आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, आपने जॉब छोड़ी अपनी स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में। बावजूद उसके आपने इतना चैलेंजिंग सब्जेक्ट लिया, एमटेक, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही कॉन्ट्रोडिक्टरी है। कैसे आपने इसको मैनेज किया? एक तरफ तो आप जॉब कर रहे हैं और वहां डिमोरलाइज हुए, आपकी साइट जा रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, और फिर भी आपने उसके बाद सोचा कि नहीं, कोई नहीं, मेरे को एमटेक करनी है। मिस्टर दानिश, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि देयर आर टू काइंड ऑफ थिंग्स, दो तरह के काम होते हैं। एक तो वो होते हैं जिसमें कि लेबर ओरिएंटेड होते हैं या आई साइट ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि ब्रेन ओरिएंटेड होते हैं। जी, तो जो बैंक की जॉब थी उसमें तो आपको पूरा दिन लेजर्स देखना, लोगों की पासबुक देखना, लोगों के पैसे जमा करने, लोगों के पैसे निकालने,
मतलब उसमें अगर आप नहीं पढ़ पा रहे ठीक से या कुछ गलत पढ़ गए और तो मुश्किल हो जाएगी, फिर मनी मैटर्स हैं ये। सेकंड इज कि उसमें क्या होता था कि हर साल हर महीने आपको लेजर, तब कंप्यूटराइज तो था नहीं कुछ भी, सब कुछ मैनुअली होता था। तो मैनुअली होने में क्या होता था, हर महीने के बाद आपको लेजर्स मिलानी है, डे बुक्स बनानी है, बहुत सारी चीजें जिसमें कि नंबर्स होते थे। लेकिन के फिजिक्स की बात आती है तो आपने एक बार पढ़ लिया, भगवान ने कुछ मुझे ऐसा दिया है कि जिसको मैंने एक बार पढ़ लिया वो दिमाग में बैठ जाता था, उस पर बहुत सोचता था और सोच के उसके ऊपर से नई नई चीजें निकाल लेता था। तो जो भी क्वेश्चंस टीचर पूछते थे, जो भी बात करते थे, जितना वो पढ़ाते थे उससे 10 गुना ज्यादा मुझे खुद आ जाता था। तो ये हो गया ब्रेन ओरिएंटेड। सो जबकि जो विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है उसकी ब्रेन तो बहुत ज्यादा डेवलप होती है। तो मुझे फिजिक्स से शौक पहले से 1971 से या 71 में मैंने 8th पास की, तब 9th में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिया था। तो उसमें इतना शौक था कि मतलब जिंदगी में लगता था कि मैं हमेशा फिजिक्स ही पढ़नी है बस। तो आई साइट कब आपकी ज्यादा वीक हुई? देखिए ज्यादा वीक का तो कोई अब कह नहीं सकते ना, कैसे कहेंगे, लेकिन मैंने 9th में चश्मा लगाना शुरू कर दिया था। राइट, थोड़ा प्रॉब्लम। आपको आरपी का कब पता लगा कि आपको रेटिनल आरपी का मेरे को 1981 में पता लगा, जब मैंने यहाँ पे, बल्कि 80 में कहिए, जब दिल्ली में आया। पटियाला में भी चश्मा, आंखें तो दिखाता था डॉक्टर्स को, लेकिन वो कभी कोई बताता नहीं था। बस चश्मा दिखाने जाओ, वो चश्मे का नंबर दे देते थे, चश्मा बदल लो या चश्मा लगा लो, हो गया आपका काम। लेकिन कभी कोई बताता नहीं था कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ के मेरे को दिल्ली में लगा कि यार यहाँ पे तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं, तो मुझे यहाँ पे दिखाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज में दिखाया, अपने आप ही गया था। तो उन्होंने फिर बोला कि आपका तो हमें ना स्टडी के लिए लेना पड़ेगा केस। तो प्रोफेसर गहलोत थे, उन्होंने लिया केस। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम है और इसका कोई इलाज तो नहीं है। राइट, हम भी अभी स्टडी कर रहे हैं, तो इफ़ यू लाइक तो आप हमेशा 3-3 महीने बाद आते रहिए, हम आपकी फील्ड स्टडी करते रहेंगे, लेकिन कोई दवाई या कुछ ऐसा हमारे पास नहीं है इसके लिए। तो उस वक्त बहुत परेशान भी हुआ क्योंकि अकेला था यहाँ पे और घर की हालत अच्छी नहीं थी। घर में जाके भी पेरेंट्स को बताया, लेकिन वही वो सबका कहना था अपने अपने कर्मों के फल हैं भाई, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो उस टाइम पे आप एमटेक परस्यू कर रहे थे, इस टाइम आपको पता लगा तो झटका लगा आपको कि मैं अब कैसे कर पाऊंगा, ये तो बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। तो लगा ही नहीं, देखिए ये तो लगा ही नहीं कि कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि कर तो मैं रहा ही था। लेकिन फ्यूचर, अब प्रॉब्लम आती है फ्यूचर के, क्या आगे को क्या होगा। मतलब एमटेक तो मैं कर लूंगा, ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन जहाँ जॉब करने जाएंगे वहां पे क्या होगा। तब उन दिनों ये नहीं मालूम था क्योंकि कोई विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए कोई रिजर्वेशन था नहीं। और शौक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का शौक है। और इनफैक्ट मैं सबसे बोलता हूँ कि मेरा एक शौक सबसे हमेशा रहा कि कुछ ऐसा करके दिखाऊं जिससे कि आम लोगों की जिंदगी में फर्क पड़े, यानी कि अपना उस लेवल का होना चाहिए कि नोबेल प्राइज मिल जाए। जी, जी। जो पैशन था सब्जेक्ट के लिए वो इतना ज्यादा था। और सोशल वर्क ऐसे नहीं, बट थ्रू माय सब्जेक्ट, कि अपने सब्जेक्ट में कुछ ऐसा करूं कि वो आम लोगों की जिंदगी में काम आ जाए। बंसल साहब ये बताएं कि उस टाइम क्या आप मानते हैं कि उस टाइम पे अगर मैं कर सकता हूँ तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद, तो आज की डेट में तो बहुत फैसिलिटीज है, इसको बहुत आराम से किया जा सकता है, बहुत आराम से किया जा सकता है। तो क्यों फिर लोग इसको इतना चैलेंजिंग लेते हैं? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर मेरे से पूछे तो मेरे लिए सबसे आसान काम फिजिक्स है। मतलब जैसे मान लीजिए एक बंदा ड्राइवर है, एक लड़का साइटेड है, वो ड्राइवर बन सकता है, वो कुली बन सकता है, वो चौकीदार बन सकता है, लेकिन लाइन मैन तो नहीं बन सकता ना। तो फिर भगवान ने उसे किसी के लिए तो पैदा किया होगा ना जी। अब जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको बार बार पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज याद करोगे हर रोज भूल जाओगे, हर रोज याद करोगे हर रोज भूल जाओगे। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने एक बार सीख लिया, आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट नहीं जाएगा आपसे। पर उसमें कहते हैं बहुत डायग्राम्स होते हैं, कैसे मैनेज होता है? देखिए ऐसा होता है, अगर आपको जैसे अभी मैं जो बच्चों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैंने 9th की पूरी किताबें दोनों साइंस और मैथ्स की पूरी बना के, अभी आज ही मेरी दूसरी किताब भी पब्लिश होगी बुक शेयर पे, वो साइंस की थी, पहले मैथ्स की। डायग्राम से हमको पूरा एक्सप्लेन किया है, जो कि टेक्टाइल डायग्राम में भी नहीं हो सकता, वो मैं विजुअली, देखिए
आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसने बताया कि जिस डायग्राम में ऐसे ऐसे करके है, इसमें एक लाइन ऊपर एक नीचे है, ऐसे गया वैसे गया, अगर वही चीज मैं पूरी लिख के दे दूं बच्चों को तो वो हो जाएगा काम। अब मेरे दिमाग में तो सारी डायग्राम्स वैसे ही बैठी हुई हैं, कोई प्रॉब्लम तो क्या ये है कि क्योंकि आपको थोड़ी विजन थी जब आप कर रहे थे, उसका आपको एडवांटेज मिला और ये टोटली ब्लाइंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है? मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि देखिए डिफिकल्ट तो लाइफ है ही, मैं ये कहूँ कि आसान है ऐसा नहीं है, लेकिन अगर उसको छोड़ के हम ये सोचे कि भगवान ने अगर मुझे ऐसा बनाया है तो कोई तो पर्पस रहा होगा ना। बहुत से लोग कहते हैं जी आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है ये, लेट अस से। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि श्री राम जी को 14 साल का वनवास मिला जी, तो क्या उनके वो पिछले जन्मों का कर्म था, कर्मों का फल था? सीता जी वनवास गई 14 साल के लिए, उनको रावण उठा के ले गया, तो क्या उनके वो पिछले जन्मों का कर्मों का फल था? नहीं, किसी पर्पस के लिए वो आए थे। राम जी का बेसिक पर्पस था रावण को मारना। अब उसके लिए जो जो साधन भगवान ने बनाने हैं वो बनाने ही पड़ेंगे आपको। तो इसलिए अगर भगवान ने मेरे को आईसाइट अच्छी नहीं दी तो इसका एक पर्पस सिंपल है कि उन्होंने मेरे से बोला कि आप फिजिक्स जाइए, फिजिक्स को पढ़िए। किताब भी नहीं पढ़ता हूँ, किताब भी नहीं पढ़ने की बात नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि आप सोच के कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप सोच के, मतलब मेरी जो फिजिक्स है वो सारी ऐसी है कि सोच के मैं उसको डेवलप करता हूँ। वैसे भी सोचिए कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने क्या पढ़ा था? कुछ नहीं पढ़ा, ही वाज ए बुक राइटर। तो फिर वो इतने सारे लॉज दे ही पाए, तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते? आप किसी का भी नाम लीजिए, अल्बर्ट एडिसन का नाम लीजिए, वो तो ट्रेन में कॉफियां गोलियां बेचा करता था, तो भी इतने बड़े काम किए। तो ये सब पैशन की बात है एक्चुअली। उस समय क्या आपके टीचर्स के साथ आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा जब बाकी स्टूडेंट्स की ओर से? क्या चैलेंजेस थे उस टाइम आपके सामने? देखिए, मेरे को कभी कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरे को हालांकि बोर्ड तो नजर नहीं आता था। वो तो शायद मैं जब 12th में था तब भी, जब मैं प्री इंजीनियरिंग बोलते थे उन दिनों, तो क्लासरूम बहुत बड़ा था, मैं क्लास में सबसे आगे जाके भी बैठता था, तो भी जो बोर्ड था मेरे से कम 15 फुट दूर था, मतलब फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट रो में बैठ के। क्योंकि मैंने महिंद्रा कॉलेज पटियाला से किया, गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज, जो कि अब 150 साल पुराना हो गया है जी। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1875। तो वो पूरे बड़े बड़े क्लासरूम्स बने हुए हैं। तो टीचर ने क्या बोर्ड पे लिखा है तो तब भी नहीं समझ में आता था, लेकिन जो टीचर ने बोलते थे बस वो नहीं देता था, इसलिए कॉपी पे नहीं लिखता था। अगर कॉपी पे लिखने बैठ गया तो वो जो बोल रहे हैं वो मिस हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान से सुनता रहता था, और जो नहीं समझ में आया टीचर से वही पूछ लेता था। तो टीचर को ये लगता था कि सिर्फ क्लास में एक ही ये बच्चा है जो कि मेरी बात को ध्यान से सुनता है, बाकी बच्चे तो सिर्फ बैठे हुए हैं, बस पगलों के जैसे लिखे चले जा रहे हैं या बैठे हैं बातें कर रहे हैं। ना तो मैंने कभी क्लास में बात की किसी के साथ, ना किसी को करने देता था, और बात जो सिर्फ होनी है वो टीचर के साथ होती थी। तो इसलिए कोई भी टीचर मुझे डफर तो समझता ही नहीं था, और उनको लगा ही नहीं कि मेरे को दिखाई नहीं देता, मुझे खुद भी नहीं मालूम। ये तो चलो एजुकेशन की बात हुई। एजुकेशन के अलावा आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी आई साइट को लेके? एजुकेशन के लिए तब तो देखिए, मैंने जिंदगी में कभी कोई गाड़ी नहीं चलाई, कभी स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं चलाया, हमेशा जहाँ भी जाना है पैदल ही जाना पड़ा, राइट। तो ये तो बड़ी चैलेंज हो गई कि अब दिल्ली जैसे शहर में रहो और आपको गाड़ी चलानी भी नहीं आती है। मैंने चलानी आती तो है, मैंने कम से कम 15 लोगों को गाड़ी चलानी सिखाई, लेकिन खुद नहीं चलाई, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी आईसाइट अच्छी नहीं है, मैं 2 फुट 3 फुट 4 फुट से ज्यादा आगे देख नहीं सकता, तो पक्की बात है चलाऊंगा तो ठोकूंगा ही। तो वो नहीं किया कभी। मार्केट में शॉपिंग करने जाता था तो कोई चीज़ मिल रही है तो उस पर क्या रेट है क्या नहीं है वो भी नहीं देख पाता था, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी। चश्मा लगा भी लो तो नजर तो आता नहीं था कुछ भी। और अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, अब तो मार्केट जाने का भी पर्पज़ नहीं बचा। लेकिन तब जाता था क्योंकि मोटी मोटी चीज़ें तो नज़र आ जाती थी, लेकिन कभी पढ़ नहीं पाया उसके ऊपर से कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। मतलब कोई किसी तरह का एटीट्यूडल डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस नहीं करना पड़ा ज्यादा? नहीं, ऐसा नहीं। बस वो थोड़ा सा ये होता है कि शादी के बाद किसी के घर जा रहा हूँ तो थोड़ा सा डरता था कि यार किसी को पता लग गया कि मेरी आईसाइट अच्छी नहीं है, या मैं नहीं देख पा रहा हूँ, या कुछ भी जो भी प्रॉब्लम है, या कहीं भी देने जा रहा था तो लोग लगता था कि ये नहीं लोगों को पता ना लगे, क्योंकि वो एक अपने मन में ही ज्यादा बहम था। इनफैक्ट लोगों की तरफ से तो नहीं था इतना बड़ा। जब आपको पोस्ट डॉक्टरल के लिए भेजा गया ऑक्सफोर्ड में रिसर्च करने के लिए,
तो डर था आपकी विजन को लेके कि मैं कैसे सरवाइव करूंगा, कैसे तो था। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज था कि फॉर्चुनेटली जब हम गए तो मैं और मेरी वाइफ दोनों को स्कॉलरशिप मिला। मेरे ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप मिला और मेरी वाइफ को ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉलरशिप मिला। और दोनों को हमें दो स्कॉलरशिप मिले थे। एक रशिया के लिए दोनों को मिला था और दोनों को इंग्लैंड के लिए भी मिला। तो हम दोनों फिर इंग्लैंड गए और दोनों इकट्ठे थे। एक थ्योरेटिकल फिजिक्स में था, एक एक्सपेरिमेंटल, दोनों मिलके काम करते थे। तो उनका भी काम अच्छा होता था, मेरा काम भी अच्छा होता था। तो मिल बांट के दोनों ने काम कर लिया। तो उसका काफी आपको बेनिफिट मिला? बहुत बेनिफिट मिला उसका। तो ये आज की डेट में भी एक चीज है जिसके बारे में अभी आपने जिक्र किया और उस टाइम पे भी था, अपनी डिसेबिलिटी की लेके आपको एक्सेप्टेंस नहीं थी। और आज की डेट में आप मानते हो कि यू आर ए प्राउड ब्लाइंड, आपको आज की डेट में। और देखिए ब्लाइंडनेस से वहां पे भी तब प्रॉब्लम नहीं थी, लोगों की वजह से प्रॉब्लम लगता था कि लोगों को, अगर देखिए अभी भी मैं जब व्हाइट कैन लेके चलता हूँ, हालांकि अभी भी चलता नहीं, अभी मेरे को मोबिलिटी की नहीं आता इतना, लेकिन क्योंकि घर वाले भी चाहते थे कि मैं व्हाइट कैन लेके ना चलूं। लेकिन नाउ माई वाइफ हैज एक्सेप्टेड कि ठीक है व्हाइट कैन लेके चलते हो, क्योंकि मेट्रो में जा रहे हैं कुछ हो तो उनको पता लग जाता है कि बंदे को विजुअली इंपेयर्ड है, तो वो एम्बैरेसमेंट फील नहीं करनी पड़ती। नहीं तो क्या होता था कि जैसे वो मेरे हाथ पकड़ के चल रहे हैं तो वो कहते हैं लेडीज वाले में जाओ, जेंट्स वो एक्सेप्टेंस कोई इशू हो गया ना। और लेकिन आज की डेट में भी ऐसा इशू है, जबकि आजकल तो बहुत अवेयरनेस हो गई है उस टाइम के कंपैरेटिवली। अभी भी बहुत कम है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक चेंज आया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे था जी। तो मालूम है मैं उस वाले फंक्शन के लिए गया था। तो मैंने गाड़ी खड़ी करी और वहां पे गाड़ी खड़ी करके मैंने अपनी केन निकाल ली। तो वहां पे आप एक सिंपल देखिए, वहां पे कम से कम 7-8 कुत्ते थे जी। सारे कुत्ते भौंकना शुरू हो गए मेरे पे जी। तो मैंने फिर केन को बंद करके अंदर रख लिया तो कुत्ते को ठीक हो गया। यानी कि कुत्तों को भी मालूम है कि कोई व्हाइट केन वाला आया है तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंज चीज है, मतलब उनके लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इंसानों में तो मतलब, क्योंकि लोगों, मैं तो बल्कि सोचता हूँ उनको तो ये डर होगा ना कि आप कहीं उनको मारने नहीं आए। नहीं, शायद वो अगर नॉर्मल के स्टिक होती ना तो शायद मुझे लगता है वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये व्हाइट केन मुझे लगता है वो शायद वो व्हाइट केन को भी यूज नहीं। तो अभी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया सोसाइटी में तब से लेकर एटीट्यूड को लेकर? बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है। मतलब लोग अभी भी जब देखते हैं ना, अगर व्हाइट कैन लेके चल दो तो लोगों को लगता है कि ब्लाइंड मैन आ गया है ना, तो वो ना एक सिंपैथी तो हो सकती है शायद, अभी भी एक्सेप्टेंस लोगों को लगता है पता नहीं कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, हाथ पकड़ के अंदर ले जाओ। जबकि भाई मैं तो आई एम इंडिपेंडेंट ऑफ माई ओन, मैं मतलब अभी तक अपने आप काम किया है। हालांकि अरुण मेरे साथ रहता है हमेशा, ही इज ऑलवेज मी, राइट, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, बहुत मेहनत करते हैं हम दोनों जने, पूरे दिन 12 काम कर रहे हैं। लेकिन मतलब लोग एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम लोगों की वजह से ज्यादा है जी। एक आपकी लाइफ का पहलू है कि आपने पीएचडी कर ली और जिस चीज का आपको डर था वही हुआ आपके साथ, आपको जॉब मिली, लेकिन फिर आपको मेडिकल टेस्ट के कारण उसको रिजाइन करना पड़ा। तो व्हाई डिडंट यू फाइट फॉर दैट एट दैट टाइम? मुझे एक चीज बताऊं, देखिए क्या पहला ये पूरा बताइए हमें क्या हुआ था। देखिए तो मैं आपको दोबारा, आईटी खड़गपुर में जब मुझे लगा कि मैं मेडिकल, क्योंकि सब तो पहले तो लगा कि चलो यहाँ से लिखवा के जाना है तो चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने काम शुरू कर लिया वहाँ जाके। 1 साल चलता रहा ऐसे ही, फिर बोले जी मेडिकल टेस्ट होगा। अब मेडिकल टेस्ट में जाके अपना मजाक उड़वाना मुझे एक्सेप्टेड नहीं था कि वहाँ जाऊँगा तो सबको पता लग जाएगा कि बंदे को विजुअली इम्पेयर्ड है, इसको दिखाई नहीं देता और इसको मेडिकली अनफिट कर दिया गया। तो वो एम्बेरसमेंट जो थी वो मैं फेस नहीं करना चाह रहा था। मतलब हालांकि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा था कि आप फाइट करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको कोई निकाल तो सकता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी। अब इंक्रीमेंट भी ना मिले और प्रमोशन भी ना मिले और पूरे इंस्टीट्यूट में यू जस्ट बिकम ए शो पीस, सब लोग कहेंगे अरे ये वो बंदा है, अरे ये वो बंदा है। उससे अच्छा है कि आई कम एंड फाइट विद माई सर्कमस्टांसिस। और फॉर्चुनेटली जब मैं छोड़ के आया, मुझे अपने आप पे तो भरोसा पूरा था। हालांकि हमारे डायरेक्टर थे, आजकल तो पता नहीं हैं कि नहीं, वो भी पंजाबी थे, केएल चोपड़ा, वो आईटी दिल्ली से ही गए थे। तो उन्होंने बोला आपके पिताजी क्या करते हैं? वो मैं जी कपड़े की दुकान करते हैं। तो बोले अब आपके लिए कुछ नहीं बचा, जाके पिताजी के साथ कपड़े की दुकान पे बैठ जाइए।
मतलब इस तरह का एटीट्यूड एक डायरेक्टर से आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। इंस्टेड ऑफ ही सेइंग कि नहीं आप, मतलब उसको भी मालूम था कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सब्जेक्ट इट वाज ग्रेट। मतलब मेरे सारे स्टूडेंट्स हमेशा देवर, क्योंकि मैं पढ़ाने में मेरा बहुत सब्जेक्ट के लिए पैशन ही बहुत था, तो किसी स्टूडेंट को जो भी चाहिए मैं उसको दूंगा, मेरा एक रूल था। लेकिन डायरेक्टर्स को शायद आई डोंट नो, दे फील के दे आर द बॉसेस, बट एनी हाउ भगवान ने इतना किया कि जब मैंने कोचिंग सेंटर शुरू किया पिछले 28 साल में, मेरे को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा कि मैंने क्यों जॉब छोड़ी। अगर मैं जॉब में ही रहता, पर उस टाइम पे आपको दुख लगा? हाँ, जब छोड़ा था तब तो दुख लगना ही था, क्योंकि कोई मेरे साथ नहीं था, घर वाले भी साथ नहीं देने को तैयार थे। जैसे घर में छोटा भाई या आपकी शादी हो गई थी तब तक शादी हो चुकी थी। यस, 86 में शादी हुई और ये किस्सा 91 का था। तो उस टाइम पे जी, तो उस टाइम पे आपको एम्बैरेसमेंट थी। आज आपको लगता है कि मुझे इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, एम्बैरेसमेंट, डिसेबिलिटी इज नॉट अ शेम, तो मुझे लड़ना चाहिए था। आज उस चीज का मलाल है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि मेरा अभी भी विश्वास यही है। मैंने पहले बोला कि भगवान ने शायद कुछ जो रास्ता बनाया होता है, हमें नहीं मालूम होता कि पर अगर आज की सिचुएशन में कोई स्टूडेंट आपकी जगह पे है कोई, तो उसको आप क्या एडवाइस करोगे? मैं सिर्फ ये एडवाइस करूंगा कि शुड वर्क हार्ड एंड लेट द अपॉर्चुनिटीज कम आफ्टर यू। मतलब सिर्फ कम से कम अभी ये तो नहीं रहा ब्लाइंड लोगों में, एम्बैरेसमेंट बहुत कम है, कुछ जगह पे अभी भी है, कुछ फैमिलीज में लोग हाइड करते हैं, पर ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो क्योंकि कई बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, कई बार आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कई लोग अपनी हर किसी का जो टैलेंट है और वो एक जैसा नहीं होता है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। संजय जी, मैं एक चीज सोचता हूँ कि भगवान ने टैलेंट सबको देके भेजा है जी, शायद हम उस टैलेंट को परस्यू नहीं कर पाते या हम उसको पहचान नहीं पाते। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लीजिए आप में कुछ टैलेंट है, जो आप में वो मेरे में नहीं होगा, जो मेरे में वो आप में नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूं कि नहीं आप भी इंजीनियरिंग करना शुरू कर दो, या आप मेरे से बोलो जी कि आप भी रेडियो उड़ाना शुरू कर लो, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबका अपना अपना पैशन है, अपने अपनी सब्जेक्ट है, और जो चीज आपको अच्छी लगती है ना, मुझे लगता है अगर आप मुझसे करें तो सबसे बढ़िया काम है। वो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में मैं जो कवरेज करता हूँ उसमें मेरे पास कई ऐसे इंसिडेंट आए हैं जिनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों की डिसेबिलिटी को हाइड किया, और वो बूढ़े भी हो गए हैं, और ना तो उन्होंने शादी होने दी, और सिर्फ उनको गवर्नमेंट जॉब दिला के दे आर यूजिंग देयर मनी ओनली। तो सपोर्ट भी बहुत जरूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोचिंग सेंटर का फिर ये ख्याल कब आया, और इसमें भी क्या आपको आपकी वाइफ की काफी एडवांटेज मिली? लोगों को कन्विंस नहीं करना पड़ा, या आपको फेस करना पड़ा कि ये विजुअली इम्पेयर्ड है, कैसे पढ़ाएंगे? मुझे लगता है, देखिए फिर वही बात आती है कि कोई भी स्टूडेंट, जैसे कोचिंग सेंटर हमने शुरू किया, पहले तो पहली बात है कि मन में क्यों आया। उन दिनों कंप्यूटर्स का बहुत नाम चल रहा था। 91 में जब हमने छोड़ी जॉब, तो कंप्यूटर सेंटर दे वर ब्लूमिंग, एक्चुअली मशरूमिंग आई वुड से। तो हमने सारे सेंटर्स में स्टडी किया कि भाई ये लखोटियास का चल रहा है, ये अब तो डाटा प्रो है, बड़े बड़े सारे नाम थे। हमने खड़गपुर में रह के भी कलकत्ता जाते थे, कई सारे सेंटर्स की इंफॉर्मेशन लेके आते थे। फिर देन हमने डिसाइड किया भाई ये तो चीज़ों में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, इतना पैसा लगाने के बाद चलेगा नहीं चलेगा कुछ मालूम नहीं है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट। हमें फिजिक्स तो आती है, राइट, तो फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं, मतलब ट्यूशन, आप समझिए ट्यूशन। तो हमने घर से शुरू किया, लेकिन ऊपर वाले फिर वही बात आ जाती है कि पहले साल में ही हमने, जैसे नवंबर में शुरू किया था, 3 नवंबर को शुरू किया, 91 की बात है। तो उस टाइम ऑब्वियसली बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे, हालांकि घर भी बहुत अच्छी जगह पे नहीं था, लेकिन उतने टाइम में भी 2-3 महीने में इतने स्टूडेंट्स आ गए कि जितनी सैलरी हमें खड़गपुर में मिलती थी एज ए प्रोफेसर, उससे ज्यादा पैसा तो घर में बैठे बैठे आना शुरू हो गया। और किसी को इस बात की शिकायत भी नहीं थी कि आपको दिखाई नहीं देता। यहाँ तक कि मेरे को अभी भी याद है कि उस टाइम मेरे पास 2 लड़कियां आई, 12th में थी, बोले जी आप कुछ भी कर लो, मैं फिजिक्स नहीं आ सकती। दोनों ट्विंस थी। तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। मैं कहा बेटा ऐसा करो, 1 महीना पढ़ के देख लो, अगर आ जाएगी तो बहुत अच्छा है, और नहीं आएगी तब तो आती तो है ही नहीं, उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते।
तो मैंने उन बच्चियों को पढ़ाया, निम्मी और निशी थी। उसके बाद 1 महीने के बाद मैं कहा बेटे आप बताओ फिजिक्स आती है कि नहीं आती? बोली सर आप सिर्फ फिजिक्स ही आती है और कुछ नहीं आता। क्योंकि आपके पास अगर वो लियाकत है और आपकी वो पैशन है, पैशन आई वुड से पैशन, तो आप किसी भी काम में, क्योंकि लोगों ने ये नहीं देखना कि मुझे नजर आता कि नहीं आता, लोग ये समझना है कि क्या मेरी बात समझाई भी उनको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अभी तो पिछले साल, अब तो मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं देता, पिछले साल भी एक बच्चे को पढ़ाया साइटेड को, राइट, उसके फादर तो आईएएस ऑफिसर हैं, खुद आईएएस ऑफिसर और आईआईटी दिल्ली के पढ़े हुए हैं, उसके ताऊ जी भी आईआईटी में प्रोफेसर हैं। तो वो जब आए बोले जी ब्लाइंड कैसे पढ़ा सकता है, तो बैठे मेरे पास आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे के बाद बोले जी नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू मच बेटर टाइप। और वो उसके फादर जो खुद है आईएएस ऑफिसर हैं वो, और आईटी के ही पास आउट हैं, सब कुछ है, लेकिन जो सब्जेक्ट बोले आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। तो आई एम श्योर अगर बच्चा आपके पास आएगा उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, और हो गई। तो आईसाइट की प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट के लिए आपका पैशन क्या है, आप बच्चे को किस तरह समझाते हैं। बिल्कुल, मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, क्या आपको मेरी आईसाइट से फर्क पड़ रहा है कुछ? अगर मैं फिजिक्स भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ तो क्या मेरे को बताइए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब आप कोचिंग सेंटर चला रहे थे और ये आपने शुरू किया और आपने कहा कि आई पढ़ा उस टाइम पे, फिर ये थॉट कब माइंड में आया कि ये आपने जब आपने अपना YouTube चैनल बनाया, 200 से ज्यादा वीडियो आपने अपलोड की है टीके बंसल के नाम से, और यहाँ पर मैं लिसनर्स आपको बता दूं कि आप टीके बंसल अगर आप साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री में परस्यू करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डॉक्टर बंसल से आप राब्ता कायम कर सकते हैं, और इनकी एनएस जो दिल्ली स्कूल बोर्ड में है उसमें भी इनकी किताबें आई हैं मैथ और साइंस, उसके बारे में हम बात करेंगे, तो वो भी डॉक्टर साहब बताएंगे। लेकिन थोड़ा डॉक्टर साहब ये माइंड में कब आया कि कोचिंग जब सेंटर चला रहे थे तब आपके पास कभी किसी मुस्लिम पेरेंट ने कांटेक्ट किया कि सर हमें भी पढ़ाएं? माइंड में कब आपने फिगर आउट किया कि ये बच्चे बहुत कम जा रहे हैं और मुझे अब इस फील्ड में भी आना चाहिए? मैं एक चीज बताता हूँ कि इसमें भी थोड़ी सी बात मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी 2 साल पहले जब 1917 में जब मेरे बेटे ने इंजीनियरिंग पास कर ली, बड़े वाला तो चला ही गया था, छोटे वाला 2017 में, तो बच्चों को लगता था कि पापा को अपना कोचिंग सेंटर बंद कर देना चाहिए। बहुत कर लिया, नाउ ही शुड सेल ऑफ हिज सेंटर और उसको बंद कर देना चाहिए। शायद कॉलेज में बच्चे कुछ मजाक उड़ाते होंगे, पर मेरे को नहीं मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता था। और वैसे भी दोनों बच्चों ने कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की सोची नहीं। और मेरी वाइफ क्योंकि 10 साल पहले बाईपास सर्जरी हो गई थी, देन शी सेड कि मैं अब नहीं पढ़ाना चाहती, तो देन आई वाज लेफ्ट अलोन, तो अकेले हो गया, और फिर पैसे की भी उतनी प्रॉब्लम नहीं रही थी, तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू नाउ वाइंड इट अप एंड डू समथिंग एल्स। तो मैंने पहले तो ये नहीं सोचा, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे करके मैंने YouTube वीडियोस बनाने शुरू किए। बेसिकली उस टाइम भी ब्लाइंड लोगों का मन में नहीं था, बट ये था कि सब्जेक्ट आता है तो YouTube वीडियो बनाए जाएं। लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक लड़का सौरभ, नैब दिल्ली से बच्चा था, मैंने उनसे जाके बोला कि अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ना चाहता हो, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कुछ ना आता हो, मेरे को बताइए, मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो ये बच्चा मेरे पास आया कॉन्टैक्ट में, तो मैंने उसको टेलीफोन पे पढ़ाना शुरू किया। तो एनकरेजमेंट मिला कि हाँ भाई अगर एक बच्चे को जरूरत है तो और बच्चों को भी जरूरत होगी। तो तब मैंने उसके लिए मटेरियल बनाना शुरू किया, एक्सेसिबल बुक्स बनानी शुरू करी, उसके लिए पेपर्स बनाए, जेई मेंस के वीडियोस बनाए, सो दैट ही कैन सी वॉच द वीडियो एंड कैन लर्न द सब्जेक्ट। और उसको ये बोलता था कि जो नहीं आता वो रात को 10 बजे मेरे को फ़ोन कीजिए, 10 से 12 तुम्हारे लिए टाइम है, और मैं तुम्हारे सारे डाउट्स एंड डिफिकल्टीज क्लियर करूँगा। तो वो करता चला गया। फिर अक्टूबर में जाके, नवंबर में जाके मैंने उसका फुल फॉर्म भरो जेई मेन का। बोला जी मेरी तो तैयारी नहीं, मैं तो सिर्फ स्कूल का कर रहा हूँ। मैं क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, तुम फॉर्म भरो, 500 रुपये की तो बात है, देखिए नहीं दोगे तो फेल तो हो ही, राइट। अगर देने के बाद फेल होगे तो क्या होगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना कि पेपर होता क्या है। उसने फॉर्म भरा, उसको साथ लेके गया, तब स्क्राइब अच्छा नहीं मिला, पर एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद दोबारा से दिया तो 93 परसेंटाइल आ गया, जो कि अच्छे साइटेड लोगों के नहीं आता। आई मीन ही डिड डू वंडर्स, क्योंकि फिर स्क्राइब थोड़ी बेटर लेके गए, जो स्कूल में उनके साथ होती थी लड़की, उसकी जूनियर, उसी को परस्यू के उसके फादर से बोला, बात करी, उसके फादर भी साथ गए, बोले जी मैं लड़की को ऐसे नहीं भेज सकता। मैं कह जी मैं भी साथ जाऊंगा, आप भी साथ चलिए।
तो हमने दिलवाया एंड ही डिड डू वंडर्स। और लड़का दूसरा गौरव था, उसके साथ भी काम किया, लेकिन वो ज़्यादा नहीं पूछता था, उसे लगता था मैं खुद ही कर लूँगा। उसके साथ क्या करनी पड़ी कि DTU वालों ने, जो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बोला ब्लाइंड बच्चों को नहीं लेंगे। उसके बाद कोरोना शुरू हो गई। मैं कहा मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। तो मैं यहाँ से रोहनी, हमारे घर से जहाँ पे ये DTU है, कम से कम 40 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से सीधे गया, वहाँ जाके डायरेक्टर से बात करी। बोले जी हमने कभी लिया ही नहीं बच्चा ब्लाइंड अभी तक इतने सालों में। मैं कहा जो जिंदगी में आपने कभी नहीं किया वो कभी तो करना पड़ेगा। बच्चे का दोष छोड़िए, वो अपनी मेरिट पे आ रहा है, आप उसकी मेरिट पे उसको मना नहीं कर सकते। तो फाइट करके वहां पे, मतलब आई नॉट फाइट फॉर माई सेल्फ बट आई फॉट माई चाइल्ड एक्चुअली। सी नाउ आई बिलीव दैट एवरी स्टूडेंट, ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, इज माई चाइल्ड एक्चुअली। सी वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, मैं अपने, मेरे बच्चे हैं, उनको जो चाहिए मैं उनको हर वक्त देने को तैयार हूँ। अभी जैसे फिर पता लगा कि बच्चों के पास 9th की किताबें ही नहीं है, 10th की किताबें नहीं है, तो 9th की फिर साइंस मैथ्स बनानी शुरू की। अभी मैंने एक RTI भी डाला था NCERT वालों को, अक्टूबर के एंड में डाला था। तो उसका जवाब आया कि 6ठी की किताब हमने साइंस मैथ्स की बनाई है, टेक्टाइल बुक, और उसके बाकी हम काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको मेल लिखी कि जो भी अवेलेबल है वो तो बताओ कि मिलेगी कहाँ से। उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने नवंबर में ही अभी CBSE वालों को डाला कि भाई क्या ब्लाइंड लोगों को साइंस और मैथ्स पढ़ने का राइट है, और अगर है तो क्या आपने उनके लिए कुछ किताबें बनाई, अगर बनाई तो कौन कौन सी बनाई है, क्या कर रहे हैं आप इसके लिए। वैसे उसका जवाब जो आया है वो ये है कि यस उनको राइट है, और हमने एक सर्कुलर जारी किया है, वो सर्कुलर नंबर ये है, और उसका किताबें प्रोवाइड करना हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारी ड्यूटी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना है बस। राइट। तो ये हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, NCERT या फिर CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, अगर ये कहती है कि जी हमें सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडी हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि फिर इतनी बड़ी बॉडी की क्या जरूरत है। ऐसी NCERT, उनके एक डिपार्टमेंट है, पूरा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। पूरा डिपार्टमेंट, बहुत सारे लोग हैं उसमें। मैंने उनसे जाके पर्सनली पूछा कि जी आप इसमें स्पेशल नीड्स में, जो मुझे समझ में आता है NCERT की तरफ से, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उनके लिए आप स्पेशल नीड तो उन्हीं की है। बोले जी नहीं, हम SC/ST वालों के लिए काम कर रहे हैं। मैं SC/ST को स्पेशल नीड्स तो नहीं बोल सकते, उनको तो नॉर्मल किताबें पढ़ सकते नहीं। बोले उनके लिए काम करते हैं, हम बाकी लोगों के लिए काम नहीं करते। तो कितना मिसनोमर हो गया ये। उन पे भी अभी तो RTI डालूंगा। अभी मैंने स्कूल एजुकेशन वाला एक बोर्ड है, उनको भी डाली हुई है, उनका जवाब अभी कुछ आया नहीं। तो NCERT की आपने 9th की जो किताबें हैं मैथ और साइंस की, उसको एक्सेसिबल फॉर्मेट में बनाया, जो बुक शेयर पे अवेलेबल है, अवेलेबल हो गए हैं। अच्छा, तो ये 9th ही क्यों पिक किया आपने? देखिए 8वीं क्लास के बाद ही साइंस लेनी होती है बच्चों को। अभी उनका देखिए, मेरा बेसिकली पर्पस तो 11-12 से शुरू करना था, और मैंने वहीं से शुरू किया था। लेकिन क्योंकि मैंने इतने लो लेवल पे कभी पढ़ाया ही नहीं है, मैं तो 11-12 और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कराता हूँ, मेडिकल एंट्रेंस और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कराता रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को रॉ मटेरियल, यानी स्टूडेंट्स जो है 9th में अगर साइंस मैथ छोड़ देंगे तो फिर वो आगे कैसे जाएंगे। तो इसलिए 9th इज द मोस्ट क्रूशियल टाइम, कि जब बच्चे फिर भी 8वीं तक तो, लेकिन उसमें भी अभी मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि मोस्टली जो ब्लाइंड स्कूल्स हैं वो बच्चों को साइंस मैथ्स या तो छुड़वा देते हैं, उसके लिए म्यूजिक और कुछ और दिलवा देते हैं। अगर मैथ्स दिलाते भी हैं तो उनको हिंदी में पढ़ा रहे हैं जी। हिंदी में किताबें बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश में तो जैसे मैंने बना भी दी है, कुछ अवेलेबल भी हैं, हिंदी में तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनको तो कन्वर्ट करना भी और मुश्किल हो जाएगा जी। तो कोई काम नहीं कर रहा। तो मैं अब कई सारे स्कूलों से कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से स्कूलों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को सिर्फ हिंदी या गुजराती या मतलब लोकल लैंग्वेजेस की बजाय थोड़ा सा एक ऐसी लैंग्वेज में लेके आए जिससे कि वो इंटरनेशनली भी आगे बढ़ सके। क्योंकि मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इवन ब्लाइंड स्कूल्स भी ये सोचते हैं कि जो ब्लाइंड लोग हैं वो ना इतने कैपेबल नहीं हैं, सो देयरफॉर उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा। ये सोचना, जो सोच है वो सोच ही गलत है एक्चुअली, कि हम विजुअली इम्पेयर्ड है, हमें दिखाई नहीं देता, बट दृष्टि तो है ना जी। इसलिए मैंने जो अपना NGO बनाया उसका नाम भी रखा है ब्लाइंड टू विजनरीज जी। तो ब्लाइंड नहीं है, विजनरीज है राइट। हमारी जो सोच है वो आम लोगों से ज्यादा है। आई कैन डू मच मोर देन अदर्स कैन रियली डू एक्चुअली।
और उसकी एक दो नहीं, मैं आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आपकी इन किताबों के टाइटल क्या हैं? इनके टाइटल्स? नहीं, किताबें तो एनसीईआरटी की हैं जी। तो वो बुक शेयर में क्या सर्च करने से मिलेंगे? अगर वो आप एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस लिखो, आपको मिल जाएगी जी। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स लिखो, मिल जाएगी। तो आपने बोला जब आपका यूट्यूब चैनल आपने शुरू किया तब ब्लाइंड माइंड में नहीं था, लेकिन जब सौरभ की रिक्वेस्ट आपको आई तो उसके बाद जो आप तमाम वीडियो बना रहे हैं उसमें सबका ध्यान रख के बना रहे हैं? नहीं, उसमें सिर्फ बेसिकली ब्लाइंड लोगों का ध्यान रख के बना। अब आप जो बाकियों को आजकल मैं वैसे यूट्यूब वीडियो बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि किताबें बुक्स एक्चुअली जब बुक्स ही नहीं अवेलेबल होगी तो कैसे काम चलेगा। तब तो 3-3 वीडियोस एक दिन में बना देता था। लेकिन तो अभी क्या माइंड में क्या है कि आपको 9 से लेकर 12 तक की बुक्स बनानी है? पूरी बनानी है जी, पूरी एक एक बनानी है। तो इसमें तो डॉक्टर साहब बहुत टाइम लगता है, बहुत पैशन चाहिए, बहुत टाइम चाहिए। कैसे मैनेज करते हो आप? तो क्योंकि मेरे को देखिए थोड़ी हेल्प तो चाहिए कि मैं, और मेरे को जैसे अभी अरुण है मेरे साथ, मतलब एक लड़के के बजाय इफ आई हैव 2 बॉयज और 3 बॉयज वर्किंग विद मी देन आई कैन डू बेटर, है ना। अभी तो कोडिंग भी मेरे को, जैसे मैं अपनी साइट पे भी डाल रहा हूँ तो उसकी HTML कोडिंग भी खुद करता हूँ कि सो दैट कि अगर वहाँ पे भी नहीं गए, अब मेरी साइट पे जाओगे ब्लाइंड टू विजनरी BLIND ब्लाइंड फिर 2 फिर visionary.org पे साइंस की किताब इतनी बढ़िया अवेलेबल है। और उसका एक एडवांटेज ये भी है कि कहाँ भी मेरे को मिस्टेक मिलेगी, अगर पहले तो लेसन में किसी किताब में मिस्टेक छोड़ता ही नहीं, अगर मिलेगी भी तो उसको इमीडिएटली करेक्ट कर सकता हूँ। जबकि बुक शेयर के लिए वो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर महीने या हर 15 दिन बाद नई किताब द्वारा से उनको भेज दूँ, राइट। जबकि ये मेरे रोल में है, आई कैन रियली वर्क इट आउट एंड उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी तो जनरली आंसर नहीं देती, और सारी डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, सबको एक एक चीज करके एक्सप्लेन की गई है। तो आगे अब लिसनर्स के लिए बेनिफिट क्या है? आप बुक शेयर से किताब डाउनलोड करें या आपकी साइट पर जाके डाउनलोड करें? देखिए मेरी साइट पे तो अगर जाएंगे, मैंने उसमें डाउनलोड के लिए प्रोविजन नहीं दिया है। आप सीधे जाके वहां से पढ़ सकते हैं, सीधे जाके पढ़ो। ओके। वे डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी अगर वो रिक्वेस्ट भेजे तो मैं उनको भेज दूंगा किताब, फिर भी HTML फॉर्मेट में भेज दूंगा। उसका एडवांटेज क्या होता है कि वर्ड फॉर्मेट में भेजो, बच्चे पढ़ते पढ़ते, क्योंकि हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं, कहीं ना कहीं फिंगर लग जाएगी तो करेक्टर नए ऐड हो जाते हैं, कहीं पे फुल स्टॉप, कहीं पे वहाँ, कहीं पे ऐड हो गया। जबकि HTML फॉर्मेट में भी मैंने तैयार किया पूरी की पूरी किताबें। उसमें एडवांटेज ये है कि आप पहले उस पर फाइल पे जाओ, क्लिक करो, उसके बाद पूरे का पूरा इंडेक्सिंग आ जाएगी, आप जो चैप्टर खोलना वो खोलिए, लेकिन आपके कहीं गलती होने से भी आपका वो करेक्शन मतलब चेंज नहीं होगा जी। और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ब्राउजर में ही खुलेगी, लेकिन आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। आप इधर वे यू कैन टेक इट फ्रॉम मी। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने टाई अप करने की बात की? या दिल्ली IIT भी काफी काम कर रही है ब्लाइंड के लिए, डिसेबल्ड के लिए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो जैसे बुक शेयर है, तो आपने उनको बोला कि मुझे मैन पावर आप अवेलेबल करवाएं, आप मिलकर काम करते हैं? लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं, कुछ भी करने को तैयार नहीं। जैसे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं IIT दिल्ली भी गया, राइट। अभी एनपावर 2019 हुआ, उसमें भी गया जी। मतलब आई ट्राइड माय बेस्ट के कुछ हेल्प मिले, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैं कर रहा हूँ वो इट्स ऑल माय पर्सनल एफर्ट्स, ओनली पर्सनल एफर्ट्स। और नॉट ओनली दैट, अभी तो कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको लैपटॉप्स भी नहीं है उनके पास, तो उनको कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों से उधारे ले लेके जिनके पुराने पड़े हुए हैं उनको रिपेयर कराता हूँ, फिर उन बच्चों को देता हूँ। जैसे भी नैब दिल्ली में भी एक बच्चा था, उसके फादर, दोनों भाई ब्लाइंड हैं, तो एक दोनों 9th में हैं, ट्विंस हैं, बट एक ने साइंस ली है, दूसरे ने साइंस नहीं ली। अब जिसने साइंस ली है, इनके बच्चों के फादर क्या है, मिठाई बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं सिर्फ, और राजस्थान के रहने वाले कितना कहाँ से पैसा लाएंगे, तो उनको मैंने लैपटॉप अपनी तरफ से दिया। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में 2 बच्चों को लैपटॉप दिए हैं, राइट। तो जितना मेरे से हो सकता है मैं उनके लिए कर रहा हूँ। बिकॉज डेजी प्लेयर ले लो, वो 10-12 हज़ार रुपए का आता है, आजकल 10,000 रुपए तो डेजी प्लेयर आते हैं। जबकि मैं क्या कहता हूँ कि दिल्ली में ना बहुत अच्छे लैपटॉप सेकंड हैंड मिलते हैं 7-8 हज़ार रुपए में जी। अदरवाइज में भी 40,000 रुपए का होगा, लेकिन क्योंकि कंपनीज वाले यूज करते हैं जो आप इनको कहते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले जी बाहर से इंपोर्ट होते हैं, और यहाँ पे दिल्ली में बहुत बड़ी मार्केट है उसकी,
लोगों को तो मालूम नहीं, लोग तो जल्दी क्या होता है कि नया लेके आना है जी, लेकिन उसकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। इनमें अगर बाई चांस आपके कीबोर्ड पे चाय भी गिर जाए, पानी गिर जाए, तो वो खराब नहीं होता, क्योंकि नीचे ट्रे लगी होती है, वो सारा बह के बाहर आ जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा कुछ भी, और क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। तो मैं उन लोगों को कोशिश करता हूँ कि वो सेकंड हैंड वो भी बता दीजिए लिसनर्स को, अब बता ही रहे हैं आप तो। नहीं, बहुत अच्छी चाहिए। जैसे मैं भी मार्केट है, कहाँ पे है जी? नहीं, जैसे आप चले जाइए, नेहरू प्लेस में मिलते हैं बढ़िया से। नेहरू प्लेस में पूछो कि सेकंड हैंड लैपटॉप्स आपको दुकान में मिल जाएंगी, जो कि 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार लैपटॉप रखे हुए हैं। उनका काम ही सिर्फ सेकंड हैंड लैपटॉप बेचने हैं, और वो बेच से भी अच्छी क्वालिटी वाले घटिया, जो आप ये कमर्शियल होते हैं ना, जो देखिए जो आम लोग यूज करते हैं वो कमर्शियल लैपटॉप्स होते हैं जी, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज होते हैं वो स्टडी लैपटॉप होते हैं। अभी मेरे पास जो लैपटॉप मैं जो यूज करता हूँ, राइट, ये थिंकपैड है X1 कार्बन। ये भी लैपटॉप पुराना है, मेरे बेटे ने 3.5 साल पहले लिया था, पुराना जी। ये यूएसए में $500 का पुराना आया था, और नया ये 1.5 लाख का था, और 3.5 साल में तो इसने कोई परेशानी की नहीं मेरे को। अभी मैं जिस पे बात कर रहा हूँ आपसे, ये पैड है लिनोवो का थिंकपैड, और इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये X1 कार्बन है, इसके जगह उनके लिए हम X220 ले सकते हैं, X230 ले सकते हैं। 12 इंच का स्क्रीन हो तो हमें स्क्रीन साइज का फर्क नहीं पड़ता, और वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। और कीबोर्ड बिल्कुल जो हमें चाहिए, मोस्टली जो लोग यूज करते हैं उनमें क्या होता है, इंसर्ट की नहीं होती, उनमें कैप्स लॉक नहीं होता, फंक्शन की नहीं काम करती, और फंक्शन F1, F2, F3 चाहिए तो आपको पहले फंक्शन की प्रेस करनी पड़ती है, जबकि इनमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए बने। इसमें म्यूजिक के लिए वैसा नहीं, बट साउंड स्पीकर क्वालिटी बहुत अच्छी है, माइक क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपके सामने बिल्कुल बोल रहा हूँ, और सीधे लैपटॉप से, और कोई मेरे पास डिवाइस नहीं लगी हुई यहाँ पे, मतलब माइक भी मैं लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ, और स्पीकर भी लैपटॉप का यूज कर रहा हूँ। और इसी क्वालिटी के लैपटॉप मिलते हैं 7,000 रुपये में, 8,000 रुपये में, 9,000 रुपये में, 10,000 रुपये में, 12,000 रुपये में, जितने आपको चाहिए, बट अच्छी, मतलब i5 i7 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, 4GB रैम, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन लोगों को मालूम नहीं, इसलिए वो 40-30 हज़ार के लैपटॉप खरीदते हैं, और फिर वो 2 साल बाद खराब हो जाते हैं। ये खराब ही नहीं होते। फिजिक्स सीखने का मूल मंत्र क्या है? समझने का, फिजिक्स समझने का जी, दिमाग से पढ़ो, रटना नहीं है बस। लोग कहते हैं कि फॉर्मूले रटो और फिजिक्स हो गई। मेरा एक मंत्र है कि ओनली फूल्स डू फिजिक्स विद फॉर्मूली एंड वाइज पीपल डू इट विद देयर ब्रेन। विजुअली इम्पेयर्ड को अगर मैं बोलूं कि 5 टिप्स आपको देने हैं फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इंजीनियर किसी में भी परस्यू करने के लिए, तो वो आपकी ओर से 5 टिप्स क्या होंगे? मुझे लगता है 5 की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ करो वो दिमाग से करो, नंबर 1। नंबर 2, किताब से जब पढ़ते हैं आप, इसकी रीडिंग नहीं लगानी है आपको, एक सेंटेंस को ढंग से पढ़ना है, सो दैट आप उसको वो समझ में आ जाए कि क्या करना है। इसलिए मैं जनरली इस सब्जेक्ट्स को ना ब्रेल जो किताबें हैं उनसे पढ़ने के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ब्रेल से जब हम पढ़ते हैं ना, थोड़ी स्पीड कम हो जाती है हमारी, और जब स्पीड कम हो जाती है तो पूरा जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस लंबे लंबे होते हैं, तो पूरा दिमाग में नहीं घुस पाता। और जब आप फिंगर पे लगा के, आपका आधा से ज़्यादा ध्यान तो आपका फिंगर्स पे ही है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, जबकि जब सिर्फ सुन रहे हैं तो दिमाग में बहुत अच्छे से सब्जेक्ट जाता है, बहुत अच्छे से। थोड़ी स्पीड स्लो कर लीजिए, फास्ट स्पीड पे मत सुनिए, और लेट ईच वर्ड गो इनटू योर ब्रेन डायरेक्टली एंड ट्राई टू एनालाइज द सब्जेक्ट ओवर देयर इटसेल्फ। स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन को क्या मैसेज देंगे आप? स्टूडेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस को क्या मैसेज देंगे आप? मैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस को सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ ऑब्वियसली द्वारा से, कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं ब्लाइंड लोगों को पढ़ा रहे हैं, उनका ये सोचना है कि ब्लाइंड लोगों में उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं, जबकि मैं सोचता हूँ कि ब्लाइंड लोगों के पास आम लोगों से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है। तो कैपेबिलिटीज़ की चिंता नहीं करनी, उनको रिसोर्स प्रोवाइड कीजिए, उनके साथ हेल्प कीजिए। अगर एक बार आपने उनको उस लेवल पे ले आए, देन दे आर ए एसेट टू द सोसाइटी। वो दुनिया में जो ब्लाइंड लोग हैं वो दुनिया में कुछ करके देंगे आपको। मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। स्टीवन हॉकिंस का नाम तो आपने भी सुना है, सबने सुना है, वो भी हैंडीकैप थे, उनका तो सबने नाम सुना है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा बंदा है
तो उसका नाम किसी ने क्यों नहीं सुना होता। वहाँ पे कोई अगर लोग ऐसे इम्पेयर्ड हैं, वट एवर इम्पेयरमेंट्स, राइट। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में था, जो मेरे वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनको भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा था, राइट। मतलब उनको कुछ नज़र नहीं आता था, स्क्रिप्ट स्क्रीन पे बैठ के किताब को रखते थे कैमरे के नीचे। सीसी, उन दिनों ये सब कुछ नहीं था, तब सीसीटीवी चलता था, तो सीसीटीवी सामने लगा होता था, किताब या कागज नीचे रखा और ट्रे के ऊपर वो ऊपर कैमरा लगा होता था, वो देख देख के काम करते थे। तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे, लेकिन यहाँ पे आईटी वालों ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया, जबकि वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेरे से भी ज़्यादा गई गुजरी साइड वाले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। तो हमारे देश में ना जो ये गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से भी जो ये सेंसिटाइजेशन है ना कि कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत गलत है एक्चुअली। थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, और उनका दिमाग बहुत शार्प है। मैं कहूँ जी आपका दिमाग बहुत शार्प है, सिर्फ आपका ही क्यों, बाकी लोगों का क्यों नहीं, बाकी को भी तो शार्प है, सब लोग शार्प हैं। जो बाकी लोग हैं, जो साइटेड पीपल हैं, उनका अटेंशन बहुत जगह जाता है, इसलिए उनका चित्त एक जगह पे सेट नहीं बैठता, जबकि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का दिमाग इधर उधर भागता ही नहीं है, क्योंकि नथिंग एल्स डिस्टर्ब्स देम। अभी कुछ बच्चे हैं जैसे कार्तिक सोने हैं, और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी, सॉरी अभी IIT में भी कुछ लोग स्टडी कर रहे हैं, तो आप लोगों का अगर सहयोग रहा तो होपफुली हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि मेरा सोच यही है कि जो ब्लाइंड लोग हैं, मैं इंजीनियरिंग के लिए क्यों परस्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आज हम जो भी बातें कर रहे हैं, चाहे स्काइप पे बात कर रहे हैं, चाहे हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये सारे का सारा इंजीनियरिंग का देन है एक्चुअली, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। मेडिकल साइंस में क्या आ रहा है वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन अगर मेरे को असिस्टिव टेक्नोलॉजी मिल गई, राइट, आजकल ऐसे चश्मे बन रहे हैं कि चश्मा लगा लो, या फिर स्मार्ट केन्स बन गई, या फिर रिफ्रेशेबल ब्रेल डिवाइसेस आ गई हैं, आई मीन बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। मान लीजिए टॉकिंग थर्मामीटर है, या टॉकिंग ब्लड प्रेशर मीटर है, क्योंकि सब कुछ बोल के बात कर रहा है मेरे साथ। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक ब्लाइंड बंदे को तो ज़्यादा मालूम होंगी, और जब गूगल के पास या एप्पल के पास या किसी के पास भी जब ये ब्लाइंड लोग जाएंगे, राइट, सॉफ्टवेयर, मैंने ऐसे बोला कि अभी जैसे नोटपैड में सारी कोडिंग मैं खुद कर लेता हूँ, मेरे को परेशानी नहीं कुछ भी जी, मेरे को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आई नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, मैं वहां जाके ठीक कर दूंगा। तो बिल्कुल अगर हम उनको उस लेवल पे ले आए तो दे कैन मेक दिस वर्ल्ड बेटर फॉर द सोसाइटी, सिर्फ हमारे लिए नहीं। मैं ये कहता हूँ कि टॉकिंग थर्मामीटर सिर्फ ब्लाइंड बंदे को जरूरत नहीं है, जितने ओल्ड लोग हैं, मान लीजिए पिछले हफ्ते मेरी वाइफ को बुखार था, शी इज अ साइटेड लेडी, रात पता लगा रात को बुखार है, थर्मामीटर मुंह में लगाया, उसने बोल दिया, ना लाइट जलानी पड़ी, ना चश्मा लगाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, ऐसे ब्लड प्रेशर मीटर है, वो बोल रहा है आपको, तो क्या परेशानी है मेरे को बताइए। तो ये सोचना कि सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए ही काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये जो चीजें हैं ये सब लोगों के लिए हैं एक्चुअली, और अगर सब लोग मिलके हम आगे बढ़ें और सारी थोड़ी थोड़ी हेल्प करें, तो आई थिंक वी टुगेदर कैन रियली डू इट एक्चुअली, राइट। बिल्कुल, इस तरह से मैं अपने आप को किसी से भी कम नहीं मानता, बिल्कुल। तो मानना भी नहीं चाहिए, क्यों मानूंगा अपने आप को। माई वाइफ इज सो प्राउड कि यू आर रियली डूइंग सो मच, कि एक बच्चे के अगर चेहरे पे, अगर एक विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे के चेहरे पे भी मुस्कुराहट लेके आ सकूं। अभी मैं बच्चे का नाम भी लूँ अगर कोई बात नहीं, तो पिछले महीने की बात है, गाजियाबाद से एक पेरेंट्स आए थे, बच्चा 10th में है, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा हमने बात की, राइट। तो बात करने के बाद उसकी मदर ने बोला बच्चे की कि जी आज मैं 2 साल के बाद अपने बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूँ। इफ आई कैन डू दैट, इतना भी मैं कर पाऊँ, तो आई थिंक इट इज डन। बिल्कुल, बच्चे को ये भरोसा हो जाए कि यस कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है जो कि मेरे इसको करने के लिए तैयार है, तो बच्चा आगे बढ़ सकता है। क्योंकि उस बच्चे को है कि मेरे को सैन फ्रांसिस्को से जाके बीटेक करनी है, यहाँ से करनी, मेरे को इतनी अच्छी पढ़ाई करनी है कि मैं विदेश जा सकूं। आई सेड ओके, यू विल, इफ यू लाइक यू विल गेट इट। जैसे बॉम्बे का एक बच्चा भव्या शाह करके है मेरे पास, अभी 12th जी, अभी इसका सेट का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम, राइट। मैंने अभी सेट का एग्जाम दिया, फिजिक्स में से 800 में से 800, केमिस्ट्री में से 800 में से 800, मैथ्स में 800 में से 800, एंड इज अ टोटली ब्लाइंड मैन बॉय,
और मैं जानता हूँ जी, इज वेरी इंटेलिजेंट। फबिया शाह को जानते हैं आप? जी। उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ और टेलीफोन के लिए पढ़ाता हूँ। आपको उसके लेटर भी भेज दूंगा आपके पास, आपको पूरे स्कोर कार्ड्स मेरे पास। तो व्हेन ही कैन डू दैट देन व्हाई कैन एनीवन एल्स डू इट? हर एक बंदा, हर एक बच्चा कर सकता है। तो अपने इंस्टीट्यूट्स को क्या मैसेज देना है? मैसेज यही देना है कि उनको, एक तो मेरा कहना है, मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है, आई लव हिंदी एक्चुअली, लेकिन जब हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमें इंटरनेशनल होना पड़ेगा। हम सिर्फ कुएं के मेंढक बन के नहीं रह सकते एक्चुअली। हमें कंटेंट मिलना चाहिए, लेकिन कंटेंट हिंदी में या पंजाबी में। मैं सोचूं मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मेरे को पंजाबी में फिजिक्स की किताबें मिलनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल की कैसे मिलेंगी आपको? कौन काम कर रहा है उस पर? और फिर इतने मुश्किल वर्ड हम बना लेते हैं उसके लिए, राइट? तो वो समझ ही नहीं आएंगे। तो उसका फायदा क्या है? मैं ये नहीं कहता कि पंजाबी मत पढ़ो, मैं तो पंजाबी में बात करने को तैयार हूँ, मैं लिखने को तैयार हूँ। बहुत अच्छी भाषा है, हर एक भाषा अच्छी होती है, लेकिन जहाँ पे रिक्वायरमेंट जिस चीज की है उसको तो एक्सेप्ट करो ना। बिल्कुल, है ना? इसलिए उनको साइंस, मैथ्स, इंग्लिश में पढ़ाओ, बाकी कुछ मर्जी में पढ़ाओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, कैसे लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे पढ़ना चाहते हैं? मेरे को मेल कर सकते हैं, मेरा टेलीफोन नंबर ले सकते हैं, मैं तो टेलीफोनिकली भी इनकी हेल्प करने को तैयार हूँ। तो एक बार अपनी ईमेल और अपना नंबर आप बता दें तो लिसनर्स के लिए बहुत बेनिफिट होगा। ईमेल आईडी है, मैंने जो अपने ट्रस्ट बनाया है उसका नाम है ब्लाइंड टू विजनरीज, लेकिन उसका नाम रखा है, वेबसाइट का नाम है ब्लाइंड टू विजनरी, visionary.org। और इसके लिए मैंने ईमेल आईडी बनाई है B2V इंडिया, B फॉर बॉम्बे, 2 न्यूमेरिकल 2 एंड V, यानी ब्लाइंड टू विजनरी से B2V आगे इंडिया @gmail.com। ये मेरा ईमेल आईडी है। और मेरा अपना पर्सनल ईमेल आईडी है बंसल TK, मेरा नाम TK बंसल है, तो bansaltk@gmail.com। आप इस पे भी लिख सकते हैं, आप उस पे भी लिख सकते हैं। और आपका फोन नंबर? मेरा फोन नंबर है 98-108-42754। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी आपकी और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इंडिविजुअल लेवल पे, और इससे बहुत सारे लोगों का एम्पावर कर रहे हैं आप, इससे बहुत सारे लोगों को आप एम्पावर कर रहे हैं। और हम आपके साथ हैं, आपके इनिशिएटिव्स को जितना हम आगे ले जा सकें, कितने लोगों तक पहुंचा सकें, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच रेडियो उड़ान पर बात करने के लिए। और आई एम सो थैंकफुल टू यू मिस्टर दानिश, क्योंकि मेरे हिसाब से आपने भी बहुत बड़ा काम, मैं 2 साल से आपका चैनल सुन रहा हूँ। जब मैंने शुरू किया था 2017 में, तब से अगस्त सितंबर में मैं यूएस में था, तब से मैंने शुरू किया था। और ऑलमोस्ट सारे प्रोग्राम से, स्पेशली कम्युनिटी कलर्स, ये हमेशा सुनता हूँ, और एक टेक सिटी, बिकॉज वो मेरा अपना चीज़ है, तो आई लाइक दीज 2 थिंग्स वेरी मच। और आई बिलीव दैट रेडियो उड़ान विल गो मच फार्दर अहेड एक्चुअली। एंड मेरा शो तो आप सुनते ही नहीं, आप बताइए, शो मेरे में आप दोनों शो दूसरे बता रहे हैं। देखिए, मैं तो सारे शो आपके ही मान के चलता हूँ ना। आप कौन सा वाला शो चलाते हैं? जी, मेरा एक मुलाकात और बदलता दौर। अच्छा, 2 हैं, एक मुलाकात और बदलता। ठीक है, वो भी देखना शुरू करेंगे जी। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरे लिए तो सारा कुछ अपना है ना जी, मैं तो किसी को पराया मानता नहीं। बिल्कुल, पहले बोला कि हर एक स्टूडेंट जिसको प्रॉब्लम है वो मेरा बच्चा है, बस जी। बिल्कुल। अभी मैं आरुष, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था गाजियाबाद से, उस बच्चे के पेरेंट्स 1.5 महीना पहले आए थे। मैंने उनसे यही बोला, बेटे कि तुमने, आज मैंने अभी फोन किया था कि बेटे अब मेरा 9th का पूरा हो गया, अब तुम 10th में हो, तुम्हें जो चाहिए मेरे को बताइए, मैं तैयार करके दूंगा तुम्हें। बिल्कुल। और ये मत सोचो कि तुम मेरे से हेल्प ले रहे हो तो मैं तुम पे कोई एहसान कर रहा हूँ, पूछ के मेरे पे एहसान कर रहे हो, क्योंकि मेरे टाइम जो बचा हुआ है, मेरे पास टाइम है, मे बी 10 साल, मे बी 8 साल, तो वो एक प्रेशियस टाइम है। और जितने ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊँ, अगर मेरे से हेल्प नहीं लोगे तो फिर तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। सो इफ यू आस्क मी, यू आर हेल्पिंग मी, यू आर obliging me for by asking the questions। तो इसलिए ये सोचना ही नहीं है, तो सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए है और कुछ नहीं है मेरे पास। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस सर, सो नाइस मिस्टर दानिश वंस अगेन। जी,
तो आज हमने बात की टीके बंसल सर से, और आप इनके चैनल और इनकी बुक्स को पढ़ सकते हैं और लोगों को इनके एफर्ट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सकते हैं। यूट्यूब पर इस शो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगा अगले सप्ताह इसी टाइम इसी शो में किसी और पर्सनैलिटी के साथ।